हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो इतिहास चैप्टर 1 है। इस चैप्टर से हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ आंसर देखेंगे और जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है उसको भी देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। इसको ध्यान में रखना। तो कोई भी राष्ट्र हो, है ना, अगर उसकी सामूहिक पहचान होती है तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। उसके बाद वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं, तो उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी होगा, फ्रेडरिक सोरिल। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अनसर्ट रेनन कौन था, तो वो था फ्रांसिस दार्शनिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, तो मैजनी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था, तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई, तो वो फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन ए जो है सही है। अब एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया, तो वो प्रसा, है ना, प्रसा के राजा विलियम प्रथम। तो ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन 9 देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था, बटा हुआ था, तो वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है, तो बलूत। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट जो है कि कुश्तुन तुनिया की संधि कब हुई, तो 1832 में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। इसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी, तो वो मारियान, है ना, तो ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट जो है कि इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, तो स्कॉटलैंड। सी जो है सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जर्मनी की एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर था, तो प्रसा। तो ऑप्शन सी सही होगा। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो इनमें से सभी होते हैं, ए भी, बी और सी, यानी समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। ऑप्शन डी जो है सही ऑप्शन बनेगा। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, तो वो था फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं, तो उसे नारीवाद कहते हैं। ऑप्शन ए जो है सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है, तो वो है फ्रांस। ऑप्शन डी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया था, ध्यान में रखना। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो रूसो। ऑप्शन सी। यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी, तो मैजनी ने। वियना की संधि कब हुई थी, तो 1815 में हुई थी। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन जो है, यह स्टेटमेंट जो है वो मैटरनिक का है। ठीक है, फेमस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कि काबुल को राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी सही होगा। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था, तो ऑप्शन 4 है जर्मनी क्षेत्र, एशियाई क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र या ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट जो है कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया, तो यूनान। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट जो है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1871 में। ऑप्शन सी जो है सही होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1861 में। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की, तो नेपोलियन ने। उसके बाद चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान में रखना। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो रूसो। ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो है कि शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई, तो प्रसा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो 1871 में।
बना था। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ हो। यह कथन किसका था? तो मैथ्सिनी का था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब जो है यहाँ से अति लघु उत्तरीय यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। जो लोग एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है, तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। उसके बाद है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत यानी बहुत केंद्रीकृत होती है, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं, तो उसे निरंकुशवाद कहते हैं। उसके बाद है कल्पना दर्श, यूटोपिया क्या है? तो एक ऐसे समाज की कल्पना करना है जो इतना आदर्श, इतना आइडियल हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है ना, तो उसे कल्पना दर्श कहते हैं। फ्रेडरिक शोरियो कौन था? तो फ्रेडरिक शोरियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था, जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा, जिसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्रता, है ना, और ज्ञानोदय, राष्ट्रीयता का एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये था। उसके बाद है राष्ट्र क्या है? तो फ्रांसीसी दार्शनिक अंसर्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र समान नस्लें, धर्म या क्षेत्र से बना है। एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता होता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है, तो उसे राष्ट्र कहते हैं। जनमत संग्रह क्या है? तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो उसे जनमत संग्रह कहते हैं। रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की जगह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, तो उसे रूढ़िवाद कहते हैं। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? तो उदारवाद जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मूल जो है लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद, है ना, जिसका अर्थ होता है आज़ाद, फ्री, है ना। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। तो उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य थे? तो देखो, उद्देश्य इसमें 3 दिए हुए हैं। उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। बूर्बो वंश को पुनः सत्ता में बहाल करना, ये इनका उद्देश्य था। थर्ड उद्देश्य था कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके, तो ये भी एक रीजन था। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि जॉल वेराइन क्या है? ठीक है, तो जॉल वेराइन प्रशा की पहल पर 1834 में स्थापित एक व्यापारी शुल्क संघ था, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। जोल्बेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्रीयता में बांध देना था। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। तो ये उसके बाद नेक्स्ट है कि मैजनी कौन था? तो मैजनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था, जिसका जन्म 22 जून 1807 में जिनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य भी था। 1831 में उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। नेक्स्ट मेटरनिक युग क्या था? तो मेटरनिक युग था, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो घोर है ना प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो इसे है मेटरनिक युग। जर्मनी की एकीकरण में क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी की एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। 19वीं सदी में जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे एकीकृत करना एक बड़ी समस्या हो गई थी। सभी छोटे बड़े सम्राट अपने
स्वार्थ अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन होगा या प्रसा के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो सन 1815 में रूस, ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया था। तब इन देशों के प्रतिनिधित्व यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले और इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। नेक्स्ट जो है कि रूपक से आपका क्या तात्पर्य है? तो जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच, ये सभी को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नृजातीय से आप क्या समझते हैं? तो एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्यम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है तो उसे नृजातीय कहते हैं। अब नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया था। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचरण संहिता जो है प्रसिद्ध था। अब यहाँ से लघु उत्तरीय यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो इसके निम्नलिखित कारण थे: मध्यम वर्ग के शासन का प्रभाव, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, समाजवाद का प्रसार, लुई फिलिप की नीति। तो ये सभी इसके रीजन थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया। तो यही सबसे बड़ी बाधा था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो और एकीकरण के पूर्व जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ था, जिसके दो सबसे बड़े भाग ऑस्ट्रिया और प्रसा थे। तो ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी उसके अधीन रहे, जबकि प्रसा जर्मनी को अपना करना चाहता था, क्योंकि जर्मनी की अधिकतर जनता प्रसा के अधीन होना चाहती थी, जिससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन थी? ऑस्ट्रिया थी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुआ था? किस तरह से जो है हेल्प करता है ना? तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्ग या परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। अब यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे राजनीतिक और वास्तविक रूप से रेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति की भावना प्रबल हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरी बॉल्डी के कार्यों की चर्चा करें। वीडियो को स्टॉप करके आपको इसको पढ़ लेना है और लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है। जिउसेप्पे मैज़नी कौन था? इस पर थोड़ा सा विस्तार से लिखना है। उसके बाद सेकंड में है कि काउंट कैमिली दे काबूर कौन था? तो इस पर भी थोड़ा सा डिटेल से लिख देना है ना। उसके बाद नेक्स्ट है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, इस पर लिखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो है ये हो गया है ना। अब ये टिप्पणी लिखना है ना, तो इसका देखो यहाँ पर आंसर है। ठीक है। तो आंसर जो है यहाँ रहे, तो आंसर यहाँ है और यहाँ पर है। ठीक है। तो इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप संकट संसद पर टिप्पणी लिखिए, तो ये इसका आंसर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉरिगॉन और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? ठीक है। तो ये सारे आंसर लिखे हुए हैं, इसको आपको देख के लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? बात समझ में आया? तो ये इसका रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? तो इसका आंसर यहाँ है। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है। आंसर इसको देख लेना है। मैं अब आंसर दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं
इसको अगर करेंगे तो बहुत समय भी लगेगा। तो आप क्वेश्चन देखते चलो और आंसर भी नीचे देखते चलो, ठीक है। आंसर आपको लिख लेने हैं, नोट्स बना लेना है, ठीक है। तो ये इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये रहा 5वां क्वेश्चन, तो इसको भी देख करके लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, इस पर लिखना है। तो यहाँ पर रीजन लिखे हुए, आंसर भी लिखे हुए। तो ये रहा इसका, है ना, आंसर। अब ये चैप्टर यहीं पर होता है खत्म, ठीक है। तो चैप्टर 1 से जितना हुआ उतना मैंने बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।